छात्र संसद द्वारा वडोदरा में युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए खास कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें कई विशेषज्ञ युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। गुजरात के वडोदरा में युवाओं के लिए काम करने वाली संस्था छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए आतंकियों से लोहा लेने वाले MS बिट्टा, यूपीएससी कोच अवध ओझा, स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर और उभरते हुए कलाकार बोधिसत्व शर्मा वडोदरा आए और अपने विचार मीडिया के साथ साझा किए। गुजरात छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे सबसे बड़ी इस चीज का फख्र और खुशी है, खास तौर पे गुजरात के अंदर जिस तरीके से हमारा ये संगठन राष्ट्रभक्ति सबको बुला के, ऐसे सीनियर हमारे भाई साहब सबको बुला के मोटिवेट करना यूथ को कि हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा, प्रथम राष्ट्र के लिए, नए भारत के लिए, भारत को कैसे हमने मजबूत करना है, और एक जज्बा राष्ट्रभक्ति का। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि आज हमको इन्होंने बनाया और हजारों स्टूडेंट होंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए। और खास तौर पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, हमें फख्र है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के अंदर एक नया इतिहास बनाया है। इससे पहले भी 7 साल 8 साल पहले भी जो मेरा मुद्दा है टेररिज्म, रोज जवानों की शहादतें होती थी। कोई ऐसा गांव नहीं था हिंदुस्तान के अंदर जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई किसी जवान की बॉडी नहीं आती थी। सबसे बड़ा मुद्दा था टेररिज्म किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और हम सोचते थे पता नहीं कोई होगा या नहीं होगा, पर एक पॉलिटिकल विल थी, एक राष्ट्रभक्ति की भावना थी, एक राष्ट्र से प्यार था। मौत का कफन बांधा और आज पूरे देश के अंदर टेररिज्म काफी हद तक समाप्त हो चुका है। हाँ, कहीं कहीं कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी हमारी सीमाएं हैं, काफी बड़ा फॉरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं इन दिनों में होता है, पर पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे कि टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं रही। 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, जयपुर के अंदर 120 लोगों का मारे जाना, दिवाली के दिनों में घटना होती थी, हर जगह पे घटनाएं होती थी। उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल हुआ। इसके ऊपर गुजरात को भी, गुजरात की प्रेस को, पूरे देश को और मोदी जी का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मैं किसी चैनल में देख रहा था सुबह, यह हुआ कि कैलिफोर्निया के अंदर मंदिरों पे हमला हुआ, गलत स्लोगन लगाए गए, क्योंकि आजकल आप देख रहे कि खालिस्तान टेररिज्म तक खत्म हुआ, पर खालिस्तान का मुद्दा एक बड़ा दुनिया के अंदर एक अहमियत बना गया। और चंद लोग हैं ये, और गुरबंश सिंह पन्नू जो खालिस्तानी, जिसने पीछे कहा कि हम पूरे प्लेन को उड़ा देंगे, इन दिनों में प्लेन में कोई सफर ना करे। तो उससे पहले यूके के अंदर अम्बेसी के बाद तिरंगे झंडे को उतार करके उसका अपमान किया गया। भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा गया, भारत माँ के खिलाफ स्लोगन लगाए गए, तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के उसको रोता गया, सिर पे पगड़ी। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं कनाडा के अंदर, पंजाब से जाते हैं, सब लग जाते हैं पीछे इनके, यूके में जाते हैं, लग जाते हैं इनके पीछे। तो बहुत बड़ी एक टेररिज्म की जो समस्या ये खालिस्तानियों की चल रही है, इसका एक ही जवाब है। कल किसी पत्रकार को मैंने बोला था, हिंदू बोले तो हिंदू, हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोले तो तू RSS, तो बोले कौन? सिख बोले ना, क्यों ना सिख बोले भी? तिरंगा झंडा जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। जलियांवाला बाग के अंदर सबका खून गिरा है, तिरंगे झंडा फिर बुना है। हमारे जवानों की शहादत होती, चाहे ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू सिख, सब उसमें लिपटी आती है। हम क्यों पीछे हटे, हम क्यों ना बोले? तो इसका एक ही जवाब था, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के गुरुद्वारा साहब के अंदर सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए बनाई गई, किसी को मारने के लिए नहीं, मानवता की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर, लाल किला, हिंद की चादर,
अपना शीश निछावर किया। आज 2 साहबजादों का दिन है, उनको शहादत का जाम बड़ी छोटी उम्र में करना पड़ा। तो सिख कौम तो मजलूमों के लिए सजाई गई। तो सारे गुरुद्वारा साहब के अंदर सिख कौम इकट्ठी हो, मेरी बहनें भाई बच्चे इकट्ठे हो, अरदास हो और मीडिया को बुलाया जाए। बस 3 बातें कहनी है कि उसमें भी तकलीफ है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। जो पगड़ी पहन करके सिख कौम को बदनाम करने के लिए खालिस्तान की देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं। ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। क्या इतनी कहने में तकलीफ है हमें? तिरंगा झंडे को पैरों में रोदा जाता है, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है, भारत मां को गाली दी जाती है और ये पगड़ी से आवाज ही ना उठे। वाई? हम भारतीय हैं। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं, 14 बार बम्बों गोलियों से हमले के बाद मेरी कभी बम्बों गोलियों से कभी मौत आए, बस अंदर से इतना निकले, आखिरी समय इतना वक्त देना, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम और तेरे चरणों में समा जाऊं। क्या बात। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई? मैं फख्र से कहता हूं, अगर मेरे से पूछे, आप आप पहले सरदार हैं या भारतीय हैं, मैं फख्र से कहूंगा सबसे पहले मैं भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं। मेरी पहचान भारतीय है। ये सबसे बड़ी कमी है। मैं सरकारों को भी कहता हूं, हमें किसी के तरले मारने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। सिख कौम जिस दिन सामने आएगी पगड़ी पहन करके और कहेगी हम भारतीय हैं, हम खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम अहमदाबाद में हैं, हम बड़ौदा में हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, हम भोपाल में हैं, हम बिहार में हैं, हम यूपी में हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे कारोबार के किसी सिख भाई को तकलीफ होती है, पर जब तिरंगे झंडे का अपमान हो क्यों ना को बोले। तो मैं एक बात आपको गारंटी से कहना चाहता हूं, ये एटम बम का काम करेगी खालिस्तानियों के लिए। और आखिर में मैं ये कहूंगा, इतने बार बम गोलियां शरीर के खाने के बाद बोनस की जिंदगी में, जो रोज चैनलों के अंदर आप खालिस्तान की बात सुनते हैं, पता नहीं खालिस्तान बन ना जाए। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारे टूटे हुए शरीर से, हमलों से, जख्मी शरीर से, या हमारी लाशों से पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है और प्रथम राष्ट्र रहेगा। कोई आप सवाल पूछना चाहेंगे तो मैं जवाब। थैंक यू सो मच बिट्टा जी। आज हम सभी प्रेस के साथ मौजूद हैं और कई ऐसे हस्तियां जिनको बड़ौदा सुनना चाहता है और हजारों की संख्या में सुनना जाने वाला है आज। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवध ओझा जी टू प्लीज एड्रेस द मीडिया, फॉलोड बाय वरुण जी एंड थैंक यू मनोज। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सबसे पहले कुणाल एंड टीम को थैंक यू कहूंगा कि आज इस छात्र संसद में उन्होंने हमें आमंत्रित किया और सस्टेनेबल भारत जो हमारी थीम है उस पर आज हम अपने युवाओं से कुछ बातों की चर्चा करेंगे कि इतना बड़ा देश, 1 अरब 50 करोड़ का देश, इतना योग्यता वाला देश, और हम कब तक एप्पल और वन प्लस खरीदते रहेंगे? हम जब ये चीजें खरीदने जाते हैं, ठीक है अभी हम बोइंग नहीं बना सकते, मोबाइल तो बना ही सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम करना है, बड़ा छोटा सा काम करना है कि जैसे ही पैसा कंट्री में आता है, हम पढ़ते क्यों हैं? सीखने के लिए। वो तो ये देश है जो कह रहा है पढ़ो नौकरी करने के लिए। नौकरी इज अ बाय प्रोडक्ट, करते रहो ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रोवर साहब बैठे आईआईटी करके, कौन नहीं जानता इन्हें कौन सी नौकरी कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हंसाते हैं, पूरी दुनिया को। मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि इनका कुछ ऐसे वीडियोस हैं, मैं कभी कभी ट्रैवल करता हूं या कहीं बैठा हूं तो मैं इनको वॉच करता रहता हूं। मतलब ये मेरा वो है कि मुझे इतना, मतलब एक बैग आगे चक्र खुल जाता है द मोमेंट ही स्पीक्स। लोग कहते हैं ना ध्यान करके आगे चक्र खुलता है, मैं तो कहता हूँ यार वरुण ग्रोवर को सुनो, आगे चक्र वैसे ही खुल जाया करेगा और आगे चक्र खुलेगा तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। हमें कुछ नहीं करना। इंग्लैंड के पास 16वीं सेंचुरी में पैसा आया कैपिटलिज्म की वजह से। उसने क्या किया? उसने बनाया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। हमें भी बनाना है रॉयल सोसाइटी ऑफ मुंबई, रॉयल सोसाइटी ऑफ अहमदाबाद। है क्या ये रॉयल सोसाइटीज? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट
टू प्रमोट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जिस दिन भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, टेक्नोलॉजी का देश होगा भारत। तकनीक ही तो चाहिए। कभी लोहे से स्टील बना लिया, कभी आज टेक्नोलॉजी, ये पूरा युग टेक्नोलॉजी का युग है और उसकी शुरुआत होती है एजुकेशन से। तो मैं आज इस छात्र संसद के माध्यम से गुजरात के युवाओं से, और खासकर चूंकि ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम होगा तो पूरे भारत के युवाओं से इस बात पर चर्चा करने आया हूं कि सस्टेनेबल भारत मतलब कि 2047 तक हम भारत को सुपर पावर की रेंज में लाके खड़ा कर दें। और मोदी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बड़ा काम कर रहे हैं। श्री राम टेम्पल 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा, लेकिन वो टेम्पल तभी सफल होगा जब भारत में श्री राम से प्रभु राम बनने की तकनीक बताई जाए। त्याग और तपस्या ही तो है राम जी का मैसेज, और क्या है। आज सारे माँ बाप परेशान है कि भैया अपने बच्चों को बहुत पढ़ा रहे हैं, गुटखा खा रहा है, वो बादाम वाला साबुन लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाली क्रीम लगा रहा है, खा रहा है गुटखा। क्योंकि आपने उसको टेम्परेचर क्लास में तो बढ़ा दिया, लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि इस बॉटल को, ये जो ग्लास है, इसको चेंज करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। उसी को भारतीय संस्कृति ने तपस्या कहा। तो हम टेक्नोलॉजी भी साथ में लेके चलेंगे, हम प्रभु राम से तपस्या भी साथ लेके चलेंगे और हर युवा को ये बताएंगे कि तुमको श्री से प्रभु तक का रास्ता तय करना है और 47 में हम दुनिया को डायरेक्ट करेंगे। बस यही आज सस्टेनेबल भारत का मुद्दा है। थैंक यू। जी नमस्कार। चल रहा है? हाँ अब आया। अच्छा अच्छा, मैंने भी बंद किया, उन्होंने भी उधर से बंद कर दिया। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, इतनी बड़ी संख्या में। मैंने इससे पहले कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं, तो मेरे अंदाजे में हमेशा 3-4 लोग होते हैं, आज काफी सारे यहाँ पे, धन्यवाद। और तो और छात्र संसद का भी, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद कि ये काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एक ट्रिविया भी जोड़ देता हूँ इसमें कि मैं जब स्कूल में था, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, और तो मैं भी हमारा जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट होता था उसमें मैं हिस्सा लेता था। और उसमें मैं उस समय जब यूथ पार्लियामेंट में हम लोग एक मॉक पार्लियामेंट भी करते थे, जिसमें कि आप संसद का एक पूरा अधिवेशन आप करते हैं, और उसमें मैंने विपक्ष की तरफ से मैंने सवाल पूछा था और उसके लिए काफी बढ़िया वहाँ पे मतलब अखबार में मेरा नाम आया था पहली बार जिंदगी में, इसकी वजह से, यूथ पार्लियामेंट की वजह से। तो मुझे हमेशा याद रहता है। और अब जब यहाँ से इनका इनवाइट आया कि आप बात करेंगे क्या यूथ पार्लियामेंट के छात्रों से, छात्राओं से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और जो आपका थीम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, सस्टेनेबल भारत। और सस्टेनेबल के कई सारे मतलब होते हैं। एक मतलब जो मुझे लगता है आज की तारीख में जो पूरी दुनिया में एक तरह का मुझे लगता है मोरालिटी का स्ट्रगल चल रहा है इस समय। पूरी दुनिया में समझ नहीं आ रहा है कि क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, और उस पर सब तरह के विवाद चल रहे हैं हर तरफ से। उसमें आप पढ़ें किसी भी विवाद को, आप ज्यादा अगर अंदर तक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दोनों ही जो साइड हैं वो उनके अपने अपने लॉजिक बहुत सही हैं। तो उसमें फिर मोरालिटी कहाँ रह जाती है? आप किसका साथ दें? आपके लिए सच क्या है? आपके लिए सही क्या है? जस्टिस क्या है? ये आइडिया जो है, इनका रास्ता मुझे लगता है किताबों से, खास करके जो पाठ्य पुस्तकों से उतना नहीं मिलता, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो आपको मदद करती हैं ओपिनियन बनाने में, लेकिन वो आपको मोरालिटी का जो प्ले है जो कहानियों से मिल सकता है। जो कल ही मेरी एक छात्रा से बात हो रही थी जो कि काम कर रही है इसी पे कि किस तरह से लिटरेचर या सिनेमा आपको किरदार से जुड़कर एक ही चीज के सारे पक्ष समझने का मौका देती हैं, और उससे फिर आप खुद को आप उसमें बिना एक एक्चुअल सिचुएशन में गए हुए आप समझ सकते हैं कि मोरालिटी किस तरह से काम कर रही है। जैसे कि एक किरदार है फिल्म में, मान लीजिए किसी भी फिल्म में, जो कुछ गलत काम कर रहा है, जैसे वास्तव जैसी एक फिल्म थी संजय दत्त की। वो गलत काम कर रहा है, लेकिन आपने देखा है वो किस परिस्थिति से आया है और क्यों उसको गलत काम में
जाना पड़ा, और उसके बाद फिर वो गलत काम करने में शायद उसको मजा आने लगा, फिर उसके बाद एक बार उसके अंदर की आवाज आई आत्मा की कि क्या मैं गलत हूँ। तो ये सारी चीजें आप उसके थ्रू अपनी जिंदगी में जी सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके लिए मॉरल चॉइस क्या है। तो अब मैं आता हूँ भारत पर। मुझे लगता है इस समय दुनिया में मोरालिटी का जो एक लैक है और कंफ्यूजन है, और जो मुझे लगता है पाश्चात्य सभ्यता में उस पर बहुत ज्यादा काम भी नहीं हुआ है। हमने हमेशा से काम किया है। हमारे आप जितने भी पुराने ग्रंथ ले लें, जितने भी पुरानी हमारी पुस्तकें ले लें, हमेशा से मोरालिटी उनका सेंटर रहा है। महाभारत में जितनी भी कथाएं हैं, हर कहानी में आपको मोरालिटी का प्ले मिल जाता है। उसके अलावा आप कथा सरित सागर ले लें, आप पंचतंत्र ले लें, आप जातक कथाएं ले लें, सब में मोरालिटी उनके कोर में है और वहां से आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं जो आज बात करना चाहता हूँ शाम को छात्र छात्राओं से, वो है कि कहानियों के जरिए कैसे हम एथिकल बिहेवियर, कैसे हम जस्टिस, कैसे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं कहानियों को, या खुद को एक आर्ट की दिशा में आर्टिस्ट बनकर, या कहानियां पढ़कर, या किताबें पढ़कर, या फिल्में देखकर, या किसी भी तरह का जिसको लिबरल आर्ट्स कहते हैं उसके जरिए आप कैसे एक नई दुनिया गढ़ सकते हैं। और उस दुनिया को गढ़ने में मुझे लगता है इस समय भारत बहुत बहुत सारी कैपेबिलिटी है हमारे पास, बहुत बड़ा एक यूथ है, और उसके साथ साथ हमारा एक कल्चर है, वाद विवाद का कल्चर है, कहानियों का, किस्सों का, और एक तरह से मेरा जो मेरा काम है जिसके बारे में सर बोल रहे थे कि कॉमेडी, तो कॉमेडी के जरिए, सटायर के जरिए विदूषक परंपरा रही है हमारे यहाँ हमेशा से, जिसमें कि खुद राजा के दरबार में एक विदूषक रहता था जो सवाल पूछता था, और प्यार से तमीज से पूछता था, लेकिन हाँ थोड़े तीखे सवाल होते थे। तो मुझे लगता है वो परंपरा भी उसका भी मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, कहानियों का और कविताओं का और गीतों का और सटायर या व्यंग्य की परंपरा का, और इसके जरिए हम कैसे एक मॉरल कंपास ढूंढ सकते हैं, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे सीखने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मैं पढ़ाई भी साथ में कर रहा हूँ, एक्टिंग तो चल रही है, थिएटर कर रहा था मैं 2012 से, 7 साल थिएटर किया मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। पढ़ाई हमेशा चलती रही, स्टूडेंट हमेशा था मैं। घर में भी पढ़ाई की हमेशा परंपरा रही है, दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर हैं मेरे। कुछ प्रेशर नहीं था ऐसा कि मतलब मुझे भी उसी में ही जाना है, पर एजुकेशन कंप्लीट करनी ये तो हमेशा प्रायोरिटी था और रहेगा। तो more than anything else, I'm just very grateful to be here, to be here with such esteemed guests, and also have the honor of learning in such a platform because I'm a student myself. So yeah, that's what I'm really thankful to be here. And again, I am an actor, but I'm also a student. So I'd love to learn and love to grow here as much as I can in the short while that I am here. से आतंक कहीं ना कहीं पंजाब की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि हो सकता है कि पंजाब में भी अब आतंक कहीं ना कहीं हावी हो थोड़ा बहुत? कश्मीर में तो 75% आतंकवाद समाप्त हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं वाकया चलते हैं, अभी तीन हमारे जवान शहीद हुए। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ 6 या 7 या 8 साल के अंदर, जिसमें 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए, बाकी सिख थे, सेकुलर सिख थे, हमारे जैसे लोग थे। 36,000 लोगों के शहीद होने के बाद, 36,000 कहना बड़ा आसान सा लगता है 36,000, पर मैं कई बार हैरान होता हूँ जिन लोगों की गलतियों से आतंकवाद आया। जिस कांग्रेस पार्टी में पुराना मैं कार्यकर्ता रहा, बहुत बड़ी राजनीतिक लोगों की गलतियां थी, और जब मैं वहां पे पंजाब के अंदर या कनाडा अमेरिका के अंदर सारी चीजें देखता हूँ, क्योंकि कश्मीर का टेररिज्म और पंजाब का टेररिज्म पीछे इनके पाकिस्तान है, ISI है। अब जैसे कनाडा में फंडिंग आ रही है, अमेरिका में फंडिंग आ रही है, उसके थ्रू नार्को टेररिज्म आ रहा है बॉर्डर के जरिए, है पीछे इनके ISI। सबसे बड़ा सवाल है कि जो पिंडरा वाला हरमंदर साहब के अंदर था,
लोग बाहर मारते थे, हरमंदिर साहब में चले जाते थे। अब उसको तो इन्होंने बना लिया गुरु। अगर आप भिंडरांवाले का किसी गुरुद्वारा साहब में चले जाएंगे, जहां या बाहर या अमृतसर में या पंजाब में, वो कहेंगे ये तो हमारे गुरु हैं। और जब मैं उनकी तस्वीर देखता हूं, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, किसी के कहने की ये हिम्मत नहीं है कि इसके कारण 84 के दंगे हुए, इसके कारण 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। पंजाब में टेररिज्म लाने के लिए पूरी कोशिश है ISI की। कश्मीर में वो फेल हो गए, अब पंजाब में टेररिज्म दोबारा लाए। वही कारण है कि कनाडा के अंदर आपने देखा कि मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, महात्मा गांधी का जो स्टैचू है उसके हमले हो रहे हैं, अम्बेसियों पे हमले हो रहे हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं यही कहूंगा कि जो हमारा सिख समुदाय है, हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, उनको सब बातचीत करें, जो मैंने अभी आपको कहा। और वही इनका एक जवाब है। जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर कोई मेरा हिंदू भाई बोलेगा तो अरे ये तो हिंदू है, जो मैं सुनता हूँ, अरे ये फिरका परस्त है, मैं सुनता हूँ, अरे ये RSS का है, अरे ये BJP का है, तो हमारी कौम से क्यों ना को बोले। टेररिज्म बिल्कुल हिंदुस्तान में कंट्रोल है। पर जो आपने सवाल पूछा, बड़ा गहरा सवाल पूछा कि पंजाब के अंदर इसकी पूरी फिर दोबारा तैयारी चल रही है कि पंजाब को डिस्टर्ब करे, और इसके पीछे ISI और पाकिस्तान।